चलिए हेडिंग दे दी है, दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली के प्रमुख वंश। तो भारत का नक्शा में दिल्ली कहाँ है सबको पता है ना। तो दिल्ली पे किस किस वंश ने शासन किया था आपको उसी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आप लिखिए तोमर वंश, तोमर वंश लिखिए। उसके बाद लिखिएगा चौहान वंश, फिर लिखिएगा प्रारंभिक तुर्क शासक, इसके बाद लिखिएगा प्रारंभिक तुर्क शासक के बाद आपको लिखना है खलजी वंश, इसके बाद आपको लिखना है तुगलक वंश। लाइन छोड़ छोड़ के लिखिएगा। फिर लिखिएगा तुगलक हो गया, सैयद वंश, और अंत में आपको लिखना है लोदी वंश। बस अब आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि ये सबके लिए नया है, ये 12th में आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़े, इसलिए लिखना आप सब बंद कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी इसमें कई सारा ईस्वी आएगा, जो आप लोग बोलते हैं कि ईस्वी याद नहीं होता, ईस्वी याद नहीं होता, अभी हम याद करवाते हैं ईस्वी। तो इसलिए अब केवल और केवल आपको बोर्ड देखना है, लिखना उतना सब बंद कर दीजिए, ठीक है। नहीं होता है तो कॉपी ही बंद कर दीजिए। तो दिल्ली देखिए, इसके पहले जो आप पढ़े थे उसमें आपको दिल्ली का बिल्कुल चर्चा नहीं आया होगा, लेकिन मध्यकाल में दिल्ली का चर्चा शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि 12वीं सदी के दौरान दिल्ली को स्थापना किया जाता है किसके द्वारा? तो तोमर वंश के द्वारा। दिल्ली पे जो पहला वंश का शासन था वो तोमर वंश का था। बात समझ में आया? तोमर वंश ने जब 12वीं शताब्दी में दिल्ली का स्थापना किया और दिल्ली पे शासन करना स्टार्ट किया, तो तोमर के बाद आता है चौहान वंश। इसी को हम लोग चहमान वंश भी बोलते हैं। पृथ्वीराज चौहान का नाम आप लोग सुने होंगे, तो वो इसी वंश का था। तो चौहान वंश ने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया और तब से दिल्ली काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया और जितना भी सत्ता था वो सब दिल्ली पे ही केंद्रित रहा। अब चौहान के बाद आते हैं तुर्क शासक, यानी कि विदेशी आक्रमण होना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। फिर आते हैं खिलजी वंश। खिलजी का नाम सुने आप लोग, अलाउद्दीन खिलजी, पद्मावती में जो देखे होंगे आप लोग। तो खिलजी उसको नहीं बोलना है, खलजी बोलना है, खलजी वंश। फिर इसके बाद आता है तुगलक वंश, फिर तुगलक के बाद आता है सैयद वंश, फिर सैयद के बाद आता है लोदी वंश, और इसके बाद सबका फेवरेट जो सबको पता होगा, मुगल वंश। मुगल वंश सबको पता है, बाबर, अकबर, हुमायूं, ये सबको पता है। और बाबर, अकबर, हुमायूं ये सब के बाद फिर कौन आ जाता है भारत में? अंग्रेज। और फिर यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है? आधुनिक काल। भारत में जब अंग्रेज आया था तो वहीं पे मान लिया गया था कि ये आधुनिक काल होगा। तो मध्यकाल यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो इतना वंश के बारे में आपको पढ़ना है, तब जा करके मेरा मध्यकाल खत्म होगा। बात समझ में आ रहा ना? तो उसी के बारे में आप ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका ईस्वी याद कर लेते हैं कि किसका कौन सा ईस्वी था, ठीक है। तो जो तोमर वंश था उसको आपको याद रखना है प्रारंभिक 12वीं सदी से। अब 12वीं सदी समझते हैं ना, जैसे कि अभी कितना चल रहा है 2023, तो अभी कौन सा सदी चल रहा है? 20 के बाद क्या आएगा? 21। तो अभी कौन सा सदी चल रहा है? 21वीं शताब्दी चल रहा है, मतलब 21वीं सदी चल रहा है। जैसे मान के चलिए 2100 आएगा, तो 21 के बाद क्या होता है? 22, यानी कि तब कौन सा सदी चलेगा? 22वीं सदी। 1947 में हम लोग का देश आज़ाद हुआ, बंदी कौन सी सदी में आज़ाद हुआ? 20वीं सदी में आज़ाद हुआ। बात समझ में आया? तो उसी प्रकार से 12वीं सदी के प्रारंभ से लेकर के 1165 तक तोमर वंश का शासन था दिल्ली में। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर के 1165 तक जो है वो शासन था केवल और केवल किसका? तो तोमर वंश का। बात समझ में आया? अब फिर तोमर वंश के बाद कौन आ गया? तो चौहान वंश। तो चौहान वंश का जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 165 हो गया यहाँ पे। अब इसको पलटाइए, देखिए 1 अब 6 है ना, तो 6 को आप पलटाइएगा तो क्या बन जाएगा? 9। 5 को आप पलटाइएगा तो क्या बन जाएगा? 2। तो 1192। बात समझ में आया? अगर हम 6 को पलटाएंगे तो 9 बन गया, अब 5 को पलटाने पे तो हल्का सा 2 की तरह तो लगता ही है ना। तो 1165 से लेकर के 1192 तक किसका शासन था? तो चौहान वंश का शासन था। याद रहेगा ना? अब फिर देखिए 1192 से लेकर के 1206 बीच में खाली है, क्योंकि यहाँ पे संघर्ष हो रहा था राजा के बीच में, वो बताएंगे आपको। 1206 से लेकर के अब इसको फिर से पलटाइए,
तो छो पहले लिख दीजिए, तो छो को उल्टा दिए तो 9 बन गया और 0 का 0, यानी कि कितना हो गया 1290। अब फिर आइए खलजी पे, तो 1290 से लेकर के 1300 हो जाएगा ना, तो 1320, ये सब अभी याद करवा देंगे, चिंता मत करिए। फिर 1320 से लेकर के 1414 यानी कि 1414। फिर सैयद वंश का आपको लिख लेना है 1414 से लेकर के 1451। फिर 1451 से लेकर के आप इसको लिख लीजिए 1526, जब भारत में मुगल काल का स्थापना हो गया। और फिर मुगल काल स्टार्ट कब हो गया, 1526 से तो स्टार्ट मुगल काल हो ही गया था। तो अब आपको समय कैसे याद रहेगा उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप वंश याद करिए, सिंपल, आप 3-3 करके याद रखिए, आपको हो जाएगा। पहला तोमर, दूसरा चौहान, तोमर चौहान, तोमर चौहान, तोमर चौहान, 2-3 बार बोलिए मेरे साथ, याद हो जाएगा। तोमर चौहान, तोमर चौहान, तोमर चौहान, तोमर चौहान, याद हो गया होगा। पहला वंश तोमर, दूसरा वंश चौहान, पहला वंश तोमर, दूसरा वंश चौहान। तोमर का शासनकाल कब से कब तक, तो प्रारंभिक 12वीं सदी से लेकर के 1165, 1165, पहले याद रखिए 1165, 1165। अब आप मन में खुद बनाइए, 1165 तो यहाँ रहेगा ही, उधर जाकर के 6 का उल्टा क्या हो जाएगा 9, और 5 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, यानी कि 1192, 1192, 1192, 1192। एक बात याद रखिए, अभी जिसको यहाँ पे याद हो गया होगा, फिर आगे जो हम ईस्वी बताएंगे उस फटाफट बता देगा कि अच्छा ऐसा ऐसा इसलिए कारण से हुआ था, इसलिए हम बोल रहे हैं 1192, याद रहा। अब 1192 से लेकर के 1206 तक आप भूल जाइए, कुछ बीच में था भी। आप सिंपल याद रखिए प्रारंभिक तुर्क शासक, तो प्रारंभिक तुर्क शासक में आपका शासनकाल बोलना है 1206 से लेकर के 1290। देखिए यहाँ पे आपको 06 दिख रहा है क्या, इसी को अगर हम उल्टा के लिखेंगे तो क्या 90 नहीं बन जाएगा मेरा, तो 1206 से लेकर के 1290, 1206 से लेकर के 1290। आइए अब खलजी वंश के पास, तो 90 से लेकर के 20, ये सब याद रहेगा, 90 से 20, 1290 से 1320, 1290 से लेकर के 1320, 1290 से लेकर के 1320, याद रहेगा। अब खिलजी के बाद कौन आ जाता है, तुगलक वंश, तो तुगलक का देखिए 20 से कितना हो जाएगा 14, ये याद है, 2-3 बार अगर आप पढ़िएगा इसको याद हो जाएगा। 1320 से लेकर के 1414, ये याद रहेगा आपको, 1414 याद नहीं रहेगा, 1414 खत्म। अब 1414 से लेकर के 1451, 1414 से लेकर के 1451, और 1451 से लेकर के 1526 तक किसका शासन रहा था, लोधी वंश का शासन रहा था, काम खत्म। अब कैसे याद रखना है आपको शुरू से, तो सिंपल, तोमर चौहान, तोमर चौहान, पहला तोमर दूसरा चौहान, तोमर चौहान हो गया। अब प्रारंभिक तुर्क शासक, तो प्रारंभिक तुर्क शासक, प्रारंभिक तुर्क शासक, प्रारंभिक तुर्क शासक, याद रहेगा। फिर आप याद रखिए खत, खो तो खत याद रहेगा ना, खो तो खत, खो तो खत, खो से क्या हो गया खलजी, जिसको खिलजी बोलते हैं आप लोग, खो से क्या हो गया खलजी, और तो से क्या हो गया तुगलक, 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 तो से तुगलक। अब दूठो बचा आपका सैयद लोधी, सैयद लोधी, फिर तो मुगल काल स्टार्ट हो ही जाता है 1526 से, याद हुआ। अब शुरू से आप लोग बताइएगा, बताइए तोमर के बाद, चौहान के बाद तुर्क प्रारंभिक शासक, उसके बाद खलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद 7 गो, याद हो गया, बात समझ में आया। हाँ, मुगल को बाद में पढ़ना है हम लोगों को, आप लोगों को लोधी तक ही पढ़ना है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब आप बात समझिए, जो तोमर वंश था इसके कुछ प्रमुख शासक थे, उसमें से आपको नाम याद रखना है अनंगपाल, कुछ प्रमुख शासक का नाम आपको अभी फिलहाल याद रखना है, क्योंकि इसी को आपको डिटेल में पढ़ना है जा करके आगे, या तो 11th का ओल्ड एनसीईआरटी में आप पढ़िएगा या तो स्टैंडर्ड बुक में पढ़िएगा, ये सारा टॉपिक को फिर से पढ़िएगा आप, ये अभी बेसिक है इस लेसन का, फिर भी बहुत सारा क्वेश्चन इससे उठेगा। अब चौहान के बारे में आपको ध्यान से समझना है, तो चौहान के बारे में हम लोगों को समझने से पहले एक एक करके इसको देखना होगा। तो सबसे पहले आप तोमर वंश में डैश दे करके लिखिए, तोमर वंश में डैश दे करके लिखिए। पहले आप नाम लिख लीजिए सातों का। अब तोमर वंश में डैश दे करके लिखिए। हाँ, पहले ये सातों का नाम लिख लीजिए, मुगल तक, 8 तक। फिर तोमर वंश में डैश दे करके लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए प्रारंभिक 12वीं सदी से लेकर के 1165 तक, इसमें डैश दे करके लिखिए। लिखिए, चलिए तोमर वंश में डैश दे करके लिखिए।
इस वंश के प्रमुख शासक अनंगपाल थे। 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 दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए चौहान वंश, उसका समय भी लिख लीजिएगा। अब चौहान वंश का कुछ प्रमुख शासक का नाम लिख लीजिएगा, जैसे पृथ्वीराज चौहान, या फिर इसी को कहीं कहीं पे तृतीय भी लिखा रहता है, तो सेम रहेगा, केवल आप अनंगपाल के जगह पे क्या लिख दीजिएगा, पृथ्वीराज चौहान लिखिए। तुर्क शासक में आप लिखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन इल्तुतमिश। नाम स्पीड में लिखिए। प्रारंभिक तुर्क शासक में लिख लीजिएगा, इसके प्रमुख शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, हाँ, या फिर तृतीय, इसी को हम लोग पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं। रजिया सुल्तान, रामसुद्दीन होगा और इसमें गयासुद्दीन होगा, गयासुद्दीन बलबन। उसी प्रकार से खिलजी में भी दो गो आप लिखिए, जलालुद्दीन खिलजी या खलजी और अलाउद्दीन खलजी। फटाफट नाम लिखिए। तुगलक वंश में आपको लिखना है गयासुद्दीन तुगलक। एक एक करके सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। मोहम्मद तुगलक, नाम सब देख रहे हैं, छोटा सबका भयंकर सब नाम है। कुतुबुद्दीन ऐबक, रामसुद्दीन इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, सैयद में लिख लीजिएगा खिज खान, लोदी में लिख लीजिएगा बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी। मुग़ल में तो आपको पता ही है, तो मुग़ल के बारे में हम लोगों को डिटेल से पढ़ना ही है। स्पीड में लिखिए थोड़ा। अब सब शासक के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ, खिज खान। अगला हेडिंग दीजिए, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। लिखिए न तो, बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी लिखिए। अब यहाँ पे इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, भारत पर मुस्लिम आक्रमण हम लोग दो तरीके में बांट सकते हैं इसको। पहला तो हम लोगों को लिखना है अरब आक्रमण, और दूसरा हमको लिखना है तुर्क आक्रमण। पहला आपको लिखना है अरब का आक्रमण और दूसरा आपको लिखना है तुर्क का आक्रमण।
अब अरब का आक्रमण सबसे पहले हुआ था। कब हुआ था ये? तो 712 ईस्वी में। नाम याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम। अब लिखना बंद कर दीजिए सब। और जस्ट 1 साल बाद फिर इसने आक्रमण किया भारत पे, और उस समय इसने किया था मुल्तान पे आक्रमण, और इस समय किया था सिंध पे। भारत पे जो पहला मुस्लिम सफल आक्रमण किया था वो मोहम्मद बिन कासिम, नाम याद रखना है, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में किया था। कहाँ पे किया था? तो सिंध में किया था। सिंध समझ रहे हैं ना, उधर नक्शा में आप देखिएगा मिल जाएगा, सिंध में किया था। और दूसरा आक्रमण जस्ट इसके 1 साल बाद किया था 713 में। तो अब कहाँ पे कर दिया ये? तो मुल्तान। भारत का एंट्री गेट है सिंध और मुल्तान, ताकि भारत के अंदर ये एंट्री कर सके। अब आप नक्शा के थ्रू थोड़ा सा समझिएगा। भारत का नक्शा बनाने के लिए सब सीख गए? चलिए बहुत अच्छा। सीखा नहीं होगा, खाली झुट्टो का हाँ भैया बोल दिया। चलिए समझिए। यहाँ पे चौहान वंश था। अब चौहान वंश क्या आपको समझ में आ रहा है ना? और इस साइड में एक कन्नौज का एरिया पड़ता है। और कन्नौज के बारे में आप लोग कल का क्लास में ही पढ़े हैं, इसके पिछले क्लास के बारे में, ठीक। सिंध, मुल्तान, तो जो अरब के देश थे, देखिए ये वाला अरब का देश है, यहाँ आपको दिख रहा है नक्शा में, ये अरब का देश है। इसको यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए ये भारत है ना, तो यहाँ पे अरब का देश है। तो इस अरब के देश ने सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया था, यहाँ पे इधर से आकर के भारत पे आक्रमण किया। और इसके बाद तुर्क इसको कहा जाता है, यहाँ का एरिया को तुर्क कहा गया। तुर्क से भी कई बार भारत पे आक्रमण हुआ। पहला तो हुआ अरब से और दूसरा कहाँ से हुआ? तुर्क से। तो ये सब मुस्लिम शासक था। 570 में जब मुस्लिम धर्म का स्थापना हो गया, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हो गया था, तो उसी समय से मुस्लिम अस्तित्व में आ गया था। अब आपको बात समझना है। देखिए अरब का आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कहाँ किया था ये? सबसे पहले तो सिंध में किया था 712 में, फिर 1 साल बाद फिर किया 713 में। अब कहाँ किया? तो मुल्तान में किया। बात बुझे? अब तुर्क में भी 2 तरह का आक्रमण था। एक आक्रमण किया था गजनवी ने। अब आप इस गजनवी को आप पहचानते हैं, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, महमूद गजनवी, गजनी, महमूद गजनी, पिछले क्लास में बताए थे ना। कहाँ पे ये किया था आक्रमण? बताइए। सोमनाथ मंदिर, भूल जाते हैं इतना जल्दी। जो महमूद गजनवी था उसने कहाँ पे किया आक्रमण? तो सोमनाथ मंदिर पे किया था 1025 के ईस्वी के लमसम में, आपको लिखवा भी चुके हैं। और दूसरा जो करता है वो गौरी करता है, जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। और सारा खेल यहीं से स्टार्ट होता है, इसी गौरी के कारण स्टार्ट होता है। इसी के कारण आपको इतना सारा वंश के बारे में पढ़ना पड़ रहा है। अगर ये भी लूट करके चल जाता भारत को, तो इतना सारा वंश के बारे में आपको नहीं पढ़ना पड़ता। खिलजी तो तुगलक तो फलना ढलना, सब इसी के कारण आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आपको ध्यान से समझना है। देखिए भारत पे आक्रमण 2 गो किया, पहला अरब ने किया और दूसरा तुर्क ने किया। अरब में जो आक्रमण किया वो सबसे पहले मोहम्मद कासिम ने किया था सिंध पे 712 में, फिर 713 में इसने फिर से आक्रमण किया, वो मुल्तान पे किया। बात समझे? और तुर्क में भी 2 बार, एक तो गजनी और दूसरा गौरी। तो नबी ने भारत पे आक्रमण किया, लगभग 17 बार इसने भारत पे आक्रमण किया था। इसको याद रखिएगा, 1-2 बार नहीं लूटा था, ये 17 बार लूटा था। 30 साल में ये 17 बार भारत को लूट करके गया था। और इसने सबसे जो इसका लूटपाट सबसे विख्यात है वो है सोमनाथ का मंदिर। गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है, वहाँ से ये सोना पैसा चांदी बहुत कुछ लूट करके ये यहाँ से ले करके गया था। और छोड़ करके किसको गया था? अलबरूनी को। बोला था कि यहाँ के लोगों के बारे में लिख करके रखना। किताब अल हिंद कौन लिखा था? अलबरूनी लिखा था, ये सब बताए थे आपको। तो इसने अलबरूनी को यहाँ पे छोड़ के गया था कि आप यहाँ के बारे में लिख के तैयार रखिएगा, लेकिन वो भी लौट करके चला गया था। मतलब मेन बात अगर हम आपको बताएं तो मोहम्मद बिन कासिम आया, ये भी भारत को लूटा और लूट करके कहाँ चले गया? वापस अपना क्षेत्र में चला गया। उसके बाद आता है गजनवी, ये भी आया, ये भी भारत को लूट करके अपना एरिया में चला जाता है। लेकिन अब आता है गौरी, मोहम्मद गौरी।
मोहम्मद गौरी जब भारत में आता है युद्ध लड़ने के लिए, तो उसका सामना उस समय होता है पृथ्वीराज चौहान से। अब आप लोग बताइए, जो चौहान वंश का शासन था वो कब से कब था? चौहान वंश का शासन कब से कब था? 1200, देखो 12 बोलता है, 1165 से लेकर के 1192, ये ना था, ये चौहान वंश का शासन था। मोहम्मद गौरी जब भारत आया था तो उस समय उसका सामना हुआ था पृथ्वीराज चौहान से। कहीं कहीं पे चौहान के जगह में आपको तृतीय भी दिखेगा। और इसने पहला युद्ध लड़ा, उसको कहा गया तराइन प्रथम का युद्ध। फिर दूसरा युद्ध लड़ा, उसको कहा गया तराइन दूसरा युद्ध। इस लड़ा आपका 1192 है ना, तो 1191 और 1192। अब बात यहीं पे समझिएगा, यहीं पे सब खेला हो गया है, इसलिए इतिहास थोड़ा सा बढ़ गया है भारत का। क्या, उसको ध्यान से देखिए। जब मोहम्मद गौरी भारत को लूटने के लिए आया तो सबसे पहले उसका सामना किससे पड़ा? यहाँ पे चौहान में। और यहाँ पे जो चौहान वंश का शासक था उस समय पृथ्वीराज चौहान, और कन्नौज का उस समय शासक था जयचंद। हाँ, इसको आपको ध्यान से याद रखना है। और इसकी बेटी का नाम था संयोगिता। अब जो बिंदुसार के बारे में पढ़ा होगा वो समझ गया होगा कि आगे क्या होने वाला है। जब मोहम्मद गौरी आया पहली बार लूटने के लिए, यानी कि 1191 में, तो पहला सामना उसका हुआ चौहान से, चौहान वंश से। और उस समय चौहान वंश का शासन था पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान का एकदम जिगरी दोस्त था जयचंद। दोनों एकदम पक्का वाला दोस्त था। तो दोनों मिल करके इसको मारा। कब मारा? तो 1191 में। घूम के चल गया ये मोहम्मद गौरी, इस समय घूम के चला गया। बात समझे? अब इसी बीच क्या हुआ, ये पृथ्वीराज चौहान जो है उसका चक्कर चलने लगा संयोगिता से। दोनों में प्रेम प्रसंग चलने लगा। अब ये बात पसंद नहीं आया किसको? तो जयचंद को। जयचंद को पसंद नहीं आया ये बात कि ये मेरा दोस्त होकर के मेरा बेटी के साथ प्रेम प्रसंग चला रहा है। तो अब यही जयचंद जा कर के फिर से गौरी को बोलता है कि आओ, अभी हम भेजते हैं मारने के लिए, हम खुद मारेंगे इसको। फिर से ये गौरी को निमंत्रण दे करके बुलाया, और फिर गौरी आया 1192 में। बात समझ में आ रहा है ना? पृथ्वीराज चौहान शक्तिशाली था, लेकिन जब अपना धोखा दे देता है तो शक्ति तो कम हो ही जाता है। तो इस युद्ध में जयचंद ने साथ नहीं दिया किसका? चौहान वंश का। पृथ्वीराज चौहान का वो साथ ही नहीं दिया, जिस कारण से मोहम्मद गौरी ने इसको क्या कर दिया? मार दिया। बात समझ में आ रहा है ना? तो एक लड़की के कारण यहाँ पे इतना सारा तामझाम हो गया। और एक बात याद रखिएगा, जब तराइन दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, इसलिए आप गौर करिएगा, 1192 में चौहान वंश खत्म हो गया है। उसमें लिखा है ना 1165 से लेकर के 1192, इसके बाद खत्म हो गया। तो क्यों खत्म हो गया आप समझ में आ गया ना? क्योंकि यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान क्या हो गया? मारा गया। अब मोहम्मद गौरी देखिए कितना होशियार, होशियार क्या, उसका होशियारी का दाद देना पड़ेगा आप लोग को। वो जस्ट 2 साल बाद चंदावर का युद्ध लड़ता है। कहीं कहीं पे इसको तराइन का तीसरा युद्ध भी कहा जाता है। इसमें उसने क्या किया? जयचंद को ही मार दिया। मारना वाजिब था, क्योंकि इसको लगा कि जो अपना दोस्त और बेटी का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। बात तो सही है, इसलिए वो इसको ही मार दिया 2 साल के बाद, मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी को यहाँ रहने का मन था नहीं, मोहम्मद गौरी को यहाँ रहने का बिल्कुल भी थोड़ा सा मन नहीं था। तो मोहम्मद गौरी ने अपना एक गुलाम को यहाँ पे छोड़ के गया, और उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। नाम याद रखिएगा, उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग उसमें किससे जाने हैं? तुर्क शासक से, लेकिन इसी को हम लोग गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं। अब बात समझ में आ रहा होगा आप लोग को, धीरे धीरे हिस्ट्री समझ में आ रहा होगा अब यहाँ पे हुआ क्या था। तो आप लोग जहाँ पे तुर्क वंश लिखे हैं ना, प्रारंभिक तुर्क वंश, वहाँ पे ब्रैकेट दे करके लिख लीजिए गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर में जो आपने लिखा है वहाँ पे लिख दीजिए गुलाम वंश। गुलाम वंश लिखिए, लिख दिए। अब आगे समझिए, यहाँ पे कई सारा ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे। पूछेगा तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1191। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192। पूछेगा चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194। चंदावर का युद्ध में किसका पराजय हुआ था? जयचंद का। तराइन का दूसरा युद्ध में किसका पराजय हुआ था?
पृथ्वीराज चौहान का। और तराइन का पहला युद्ध में किसका पराजय हुआ था? गौरी का, मोहम्मद गौरी का। बात समझ में आया? और पूछेगा आपसे, कई सारा ऑब्जेक्टिव इसमें पूछ सकता है। पृथ्वीराज चौहान का पत्नी संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान का पत्नी कौन है? संयोगिता। संयोगिता किसकी बेटी? शादी हो गया था तब, तभी तो इतना बड़का बड़का मारपीट हो गया। और संयोगिता के पापा जी कौन थे? तो जयचंद थे। बात समझ में आया? सबसे पहला आक्रमण भारत में किसने किया था? अरब में मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? 712 में। अब थोड़ा सा अब इसके बारे में जानिए। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने जब यहाँ पे आक्रमण किया तो सबसे पहले भारत में जजिया कर इसने लागू किया। अब 12th में आपको हम बताए थे कि जजिया कर क्या होता है। गैर मुस्लिम से ये लिया जाता था जजिया कर। जजिया कर समझ में आ रहा है ना? गैर मुसलमान से ये कर लिया जाता था। तो पहला जजिया कर किसने स्टार्ट किया था भारत में? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। बात समझ में आया? यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? लेकिन कुछ कुछ को छूट दिया था, जैसे बच्चा को छूट दिया था, महिला को छूट दिया था, ब्राह्मण को छूट दिया था, विकलांग को छूट दिया था और बूढ़ा लोग को छूट दिया था। 5 प्रकार के व्यक्तियों को इसने छूट दिया था, क्योंकि ये सब तो कमा पाता नहीं है। जो कमा पाता है उसी से इसने क्या लिया था? कर लिया था। उसी कर को क्या कहते हैं? जजिया कर। यहाँ तक समझ में आया? भारत में सबसे पहला जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का रहने वाला था? सिंध में तो वो जीता था, अरब का। कहाँ का रहने वाला था? अरब का। भारत पे सबसे पहला अरब आक्रमण कब हुआ था? सफल आक्रमण कब हुआ था? 712 में। सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712 में। बात समझ में आया? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। अब थोड़ा सा हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में समझते हैं। देखिए, अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये जब भारत में अपना वंश को स्थापित करता है तो इसका एक सेनापति, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी आप लोग सुने होंगे, थोड़ा सा बख्तियारपुर सुने हैं? पटना के इधर है बख्तियारपुर, पटना के पहले बख्तियारपुर आता है। तो इसने अपना एक सेनापति को यहाँ पे रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बख्तियार खिलजी। अब ये बख्तियार खिलजी में बिहार शरीफ का बिहार शरीफ सुने हैं कि नहीं? यो नहीं सुने? अभी जहाँ पे दंगा फसाद हो रहा है बिहार शरीफ में हो रहा है। बिहार शरीफ का इसने क्या किया? स्थापना किया। बख्तियार खिलजी ने किया था, याद रखिएगा। बख्तियार खिलजी ने बिहार शरीफ का स्थापना किया और इसने ही जो नालंदा विश्वविद्यालय आप सुनते हैं उसको जाकर के इसने जला दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि उसको इतना जलाया कि लगभग साल भर वो जलता रहा था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पुस्तक था, नालंदा विश्वविद्यालय। तो उसको किसने जलाया था? तो बख्तियार खिलजी ने। बिहार शरीफ का किसने स्थापना किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। और बख्तियार खिलजी को बिहार का प्रथम मुस्लिम शासक कहा जाता है। तो यहाँ तक में दिक्कत है? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा हमको और जानना है, तो इसको स्पेशल करके हम बता देते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग दीजिए भारत पर मुस्लिम आक्रमण, और इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाइए। पहले लिखिए अरब और दूसरा में लिखिएगा तुर्क, और तुर्क को भी 2 भाग में बांट दीजिएगा, गजनवी और गौरी। गजनवी और गौरी। गजनवी और गौरी। अब स्टार दे करके लिखिए अरब आक्रमण। स्टार दे करके लिखिए अरब आक्रमण। स्टार दे करके लिखिए अरब आक्रमण। इस पे लिखिए अरब आक्रमण। स्टार दे करके लिखिए, इस पे लिखिए भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण लिखिए 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में किया था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में किया था। तथा दाहिर नामक शासक को पराजित किया था। सिंध प्रांत में आक्रमण किया था तथा दाहिर नामक
सिंध प्रांत में किया था तथा दाहिर नामक शासक को पराजित किया था। और दूसरा आक्रमण 713 ईस्वी में, और दूसरा आक्रमण 713 ईस्वी में, और दूसरा आक्रमण 713 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। और दूसरा आक्रमण 713 ईस्वी में मुल्तान पर किया था, मुल्तान पर किया था। हो गया। इसने ही सबसे पहले जजिया कर को लागू किया। इसने ही सबसे पहले जजिया कर को लागू किया। इसने ही सबसे पहले जजिया कर को लागू किया। चलिए अगला लिखिए तुर्क आक्रमण। अगला स्टार देकर के लिखिए तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण में भी पहला लिखिए गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने, गजनी भी कहीं कहीं पे रहता है, भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। इसका सबसे प्रसिद्ध लूटपाट सोमनाथ का मंदिर था। इसका सबसे प्रसिद्ध लूटपाट सोमनाथ का मंदिर था। और ये वाला तो लिखा ही दिया ना कि अलबरूनी को अपने साथ लाया था पिछले क्लास में, तो इसको छोड़ देते हैं हम। अगला लिखिए इसी में, अगला स्टार दे करके लिखिए। हाँ तो वो है उसमें। अगला स्टार दे करके लिखिए गौरी, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी में डैश दे करके लिखिए मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया, मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसका सामना पृथ्वीराज चौहान से हुआ। तो उसका सामना पृथ्वीराज चौहान से हुआ। पृथ्वीराज चौहान से हुआ एवं दोनों में तराइन प्रथम ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 1191 तथा दोनों में पृथ्वीराज चौहान से क्या लिखा है? हाँ, एवं दोनों में तराइन प्रथम ब्रैकेट में लिख दीजिए 1191 का युद्ध हुआ जिसमें जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ दिया। जिसमें जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मोहम्मद गौरी का हार हुआ। जिसके परिणाम स्वरूप मोहम्मद गौरी का हार हुआ। जिसके परिणाम स्वरूप मोहम्मद गौरी का हार हुआ। पैरा चेंज करिए। ऐसा कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री संयोगिता
जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम प्रसंग रखा तो जयचंद ने प्रेम प्रसंग रखा तो जयचंद ने तराइन का दूसरा युद्ध ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 1192। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया, जिससे उनका पराजय हो गया। हो गया। पैराग्राफ चेंज करिए, जिससे उसका पराजय हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, किंतु 2 साल के बाद चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को मार दिया। प्रारंभिक तुर्क शासक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुलाम वंश क्यों बोलते हैं? समझ में आ गया ना? आपको पता है कि जब मोहम्मद गौरी भारत छोड़ के जा रहा था तो उसने यहाँ पे किसको छोड़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ा। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था? तो बख्तियार खिलजी। और इसी बख्तियार खिलजी ने किसका स्थापना किया था? बिहार शरीफ का। और इसके साथ साथ में इसने किसको जला दिया था? नालंदा विश्वविद्यालय को। पता नहीं काहे जलाया था ये। नालंदा विश्वविद्यालय को इसने क्या कर दिया था? जला दिया था। अब आगे बात को ध्यान से समझिएगा। जब गौरी यहाँ से युद्ध लड़ के जा रहा था, उन लोग को यहाँ रहने का शौक नहीं था, बस केवल और केवल किसके लिए आया था? वो पैसा के लिए आया था। पैसा तैसा लूट लेता था, वो सोना चांदी लूट लिया, लूट करके अपना साम्राज्य में वापस चला गया। उसको यहाँ पे रहना पसंद बिल्कुल नहीं था। ठीक है, देखिए, तो इसने अपना एक गुलाम को छोड़ करके यहाँ पे गया और उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु के लिए कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। आपको पता है कि इस कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और एक बात याद रखिएगा, ये इतना ज़्यादा उदारवादी था, दयालु था, दान बहुत ज़्यादा ये करता था, इसलिए इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। अक्सर पूछा जाता है कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसने ही 2.5 दिन का झोपड़ा, ये क्या था? तो ये एक मस्जिद था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। बात समझ में आया? यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? और इसकी बेटी का दामाद, इसका मतलब इसका दामाद था इसका अगला शासक। कौन है इसके बाद अगला शासक? गयासुद्दीन, रामसुद्दीन होगा, रामसुद्दीन इल्तुतमिश, ये था ना, ये दामाद है इसका। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आ जाते हैं? तो रामसुद्दीन इल्तुतमिश, ये भी इसका गुलाम था, इसलिए इसको गुलाम का गुलाम कहा जाता है। 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। पहला पूछेगा गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। पूछेगा कि गुलाम का गुलाम किसको कहा जाता है? तो इल्तुतमिश। ठीक है। अब इसकी बेटी थी एक रजिया, हाँ रजिया सुल्तान, नाम सुने होंगे आप लोग इसका। इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जानिए। देखिए, जो इल्तुतमिश था उसका बेटा था
लेकिन सब का सब बेटा इसका नकारा था, कोई कर्म का नहीं था बेटा, सब लफंगर सब था। तो इसने क्या किया, अपनी बेटी, उसका बेटी का नाम था रजिया, तो रजिया सुल्तान को शासक बना दिया इसने। रजिया सुल्तान जब शासक बनी तो इसने अपना साम्राज्य को फैलाना चाहा। उसी के तहत इसने पंजाब की ओर आक्रमण किया। अब आपको पता ही है कि पंजाब का लोग कितना ज़्यादा हट्टा कट्टा रहता है, तो ये संभाल नहीं जब पाई, तो उसका ही एक राजा था, उसका नाम याद रखिएगा, अल तुजिया, अल तुनिया, नाम याद रहेगा ना, अल तुनिया। तो कुछ कुछ नाम अजीब अजीब आएगा, तो उसको आप लोग घर में 4-5 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। अल तुनिया अल याद रखिए, फिर तुनिया याद रखिए, याद हो जाएगा। तो अब आप बात ध्यान से समझिए, जब इल्तुतमिश को लगा कि मेरा बेटा तो सब नकारा है, तो उसने अपना बेटी को शासक बना दिया। कब बनाया, तो 1236 में बनाया। और जब 1236 में इसने उसको शासक बनाया, तो ये अपना साम्राज्य को फैलाना चाहिए, उसी के तहत ये पंजाब की ओर बढ़ती है, इधर ये बढ़ना चाहिए। तो इधर जब ये बढ़ना चाहती है, तो जब ये देखी कि वो हारने लगी, तो पंजाब जिसके साथ वो लड़ रही थी उसी के साथ ये शादी कर ली। तो रजिया सुल्तान और इसका विवाह हो गया। फिर भी रास्ता से जा रहा था ये, तो 1240 में इसको मार करके खत्म कर दिया। अब तब इसके बाद कौन आता है, बलबन। तब इसके बाद कौन आ गए, बलबन। क्या नाम था उसका, गयासुद्दीन बलबन। तो बोलिए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? देखिए जो जो आपके इस चैप्टर से पूछा जाता है, 7th का हम बात कर रहे हैं, हालांकि इसमें बहुत कुछ है जो अभी पढ़ना है आपको, लेकिन इससे जो पूछा जाता है वो समझ में सबको आया ना? दिक्कत है किसी को यहाँ तक में? लिखिए फटाफट, पूछेंगे पता चल जाएगा अपने। लिखिए प्रारंभिक तुर्क शासक, इसमें डैश दे करके लिखिए। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। हाँ, जिसका सेनापति बख्तियार खिलजी था। जिसका सेनापति बख्तियार खिलजी था, जिसने बख्तियार खिलजी था, जिसने बिहार शरीफ का स्थापना किया, तथा नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। बिहार शरीफ का स्थापना किया तथा नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। पैरा चेंज करिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। ये काफ़ी दानी था, इसलिए इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। इसलिए इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा मस्जिद। 2.5 लिखने सब खा पी के बैठ गए एक साल में। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। ये मस्जिद था, याद रहे। हो गया? लाइन चेंज करके लिखिए। शमसुद्दीन इल्तुतमिश
इल्तुतमिश, हाँ राजा था ये। इसमें लिखिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए गुलाम का गुलाम। इल्तुतमिश अपने सभी बेटे को, इल्तुतमिश अपने सभी बेटे को अयोग्य समझता था, अयोग्य समझता था, इसलिए उसने अपनी पुत्री रजिया को, इसलिए उसने अपनी पुत्री रजिया को सुल्तान बनाया। रजिया को 1236 में सुल्तान बनाया, ऐसे लिखिए। इसलिए उसने अपनी पुत्री रजिया को 1236 में, रजिया को 1236 में सुल्तान बनाया। 1236 में सुल्तान बनाया। वह जब पंजाब की ओर बढ़ रही थी, वह जब पंजाब की ओर बढ़ रही थी तो उसका सामना अल्तुनिया से हुआ। पंजाब की ओर बढ़ रही थी तो उसका सामना अल्तुनिया से हुआ, अल्तुनिया से हुआ, उसका सामना अल्तुनिया से हुआ। अल्तुनिया से हुआ। युद्ध में हारता देख वह उससे विवाह का प्रस्ताव रखी। युद्ध में हारता देख वह उससे विवाह का प्रस्ताव रखी, किंतु 1240 में उसका मृत्यु हो गया। तो 1240 में उसका मृत्यु हो गया। चलिए एक दो गो स्टार दे करके लिख लीजिए जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। पहला लिखिए गैरिसन शहर, ये सैनिकों का छावनी था जहाँ सैनिक रहते थे। और जो अलाउद्दीन खिलजी था अपने सैनिक को इक्ता के स्थान पर वेतन देना प्रारंभ किया। अलाउद्दीन खिलजी ने कीमत नियंत्रण लागू रखा। स्टार दे करके लिख लीजिए इसमें। स्टार दे करके इसको लिख लीजिए।